हाँ जी, डैमनम से ये दोनों डॉक्ट्रिन्स करवा दी थी। तो आज हमको लीगल रेमेडी से करना है। एक चक्कर रिवाइज कर ले क्या? पक्का देखा ना पूरा तूने? क्या होता है डैमनम सिन इंजूरिया और इंजूरिया सिन डैमनम? क्या है ये, क्यों है ये? डैमनम इंजूरिया डैमनम या डैमनो, कुछ भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, डैमनम सिन इंजूरिया के अंदर क्या आएगा? डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज मतलब डैमेज इन टर्म्स ऑफ मनी। केस लॉ कौन सा है इसके अंदर? ग्लॉसेस्टर, ग्रामर, स्कूल। और इंजूरिया सिन डैमनो में केस लॉ कौन सा है? एशबी वर्सेस व्हाइट। ट्रस्टी कहां है? उसने भी टाइम पूछा था। बीमार हो गई, ज्यादा क्रिकेट खेल लिया उसने। बधाई हो मित्रों आपको। लीगल रेमेडी, लीगल रेमेडी क्या है भाई? थर्ड कंडीशन टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट इज लीगल रेमेडी। इट मीन्स अ रेमेडी शुड बी अवेलेबल अंडर द लॉ फॉर द रॉन्ग कमिटेड। जो गलती या गलत चीज आपने की है उसके लिए कोई ना कोई उपाय, रेमेडी, कोई भी रेजोल्यूशन कानून में अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो टॉर्ट भले गलत है, पर टॉर्ट में तीन चीज होती है। पहला रॉन्गफुल एक्ट, उसके साथ में क्या याद रखना है? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और यानी कि गलत काम और भूल जाना, सही काम करना भूल जाना, वो भी गलत है। ठीक है? जैसे कुछ होमवर्क दिया नहीं किया, ये भी गलत है, रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आया। आया समझ में? आयुषी राजपूत, तू भी ऑनलाइन थी, ऐसा क्यों? ओके। रेमेडी टॉर्ट में जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है जुडिशियल रेमेडी, दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल। नॉन जुडिशियल नहीं बोलने का, क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल में है इंजंक्शन, डैमेजेस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझे भाई इसको डिटेल में क्या है? इंजंक्शन का मतलब होता है निषेध आज्ञा। गलत लिख दिया, हिंदी खराब है। निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा मतलब, या फिर स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो गलत काम कंटिन्यू हो, उसको रोकने के लिए इंजंक्शन का ऑर्डर लिया जाता है। जो स्टे ऑर्डर होता है कि उसको अभी वैसा ही रोक दो ताकि यथास्थिति बनी रहे। यथास्थिति का क्या मतलब होता है? सेम सिचुएशन जैसा है वैसा ही, स्टेटस क्यों। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? स्टेटस क्यों। ये क्यों फ्लिकर हो रहा है सर? मतलब केबल ढीली हो रही है या प्रोजेक्टर में कुछ इश्यू है? आज एक बार दिन में फ्री रहो तो देख लेना ना इसको, तो अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे शाम तक। मतलब वहां भी हट रहा है, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम भी है। हट रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी तो आ गया, पर बीच में हट गया था। आपने रीस्टार्ट किया इसको, प्रोजेक्टर को? ठीक है यार, तुम्हारे लिए बुक मेरी गाड़ी में पड़ी है, कल ले लेना मुझसे। अच्छा, इंजंक्शन, डैमेजेस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर से तीन चीज है। पहला है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है भाई लोगों? क्या होता है? स्टे ऑर्डर। कि कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई आपकी जमीन तोड़ने के लिए आ गया, चलो टॉर्ट चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे लीगली कब्जा कर रहा है, स्टे ऑर्डर, उसको वहीं के वहीं बाहर निकाल दिया जाएगा। और भी अलग अलग जगह सिविल लॉ में भी इंजंक्शन एज अ रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं कि ये घर मेरा है, आप बोल रहे हो ये घर मेरा है, मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई, जब तक कोर्ट बता नहीं दे किसका है तब तक तो रुक जाओ। नगर निगम एकदम से नोटिस दे देती कल घर टूटेगा आपका, तो रिट पिटिशन लगा के क्या लेना पड़ता है? स्टे ऑर्डर, जिसको इंजंक्शन बोला जाता है। फिर होता है डैमेजेस। कोई आपका नुकसान कर दे तो भरपाई तो करवानी पड़ेगी, उसको क्या बोला जाएगा?
स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी ने आपकी कोई स्पेसिफिक संपत्ति ले ली तो वो तो वापस, बचपन में ऐसा नहीं होता था कि रिश्तेदार के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे आके आपका पसंद का खिलौना ले लेते थे, फिर घर वाले इस बात पे कन्विंस करते तेरे को और दिलाएंगे, नहीं वही चाहिए। होता है ऐसा नहीं होता है? वही चाहिए, वही चाहिए। इमोशन जुड़े होते हैं यार खिलौनों के साथ में। मेरा एरोप्लेन गया था, अभी तक याद है मुझे, पड़ोसी ले गया था, डॉक्टर बन गया वो जाड़िया। अब क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन तो मांगूंगा जब भी मिलेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज द सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, डिस्ट्रेस, डैमेज फीस एंड। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे, लास्ट पोर्शन यही है इस चैप्टर का। अभी हम इसको देख के क्या लगता है, इस सूरत पे कोई गाना डेडिकेट करना हो या साउंड तो क्या किया जाएगा, बताओ भाटी साहब। वन वर्ड फॉर दिस पिक्चर, बोलो आकांक्षा। श्रेया, क्या होता है मैं, हाँ खुराफाती सा लग रहा है ना एकदम, देख के ऐसा नीच आदमी लग रहा है, कुछ ना कुछ तो, अरे कातिल इतना नहीं हंसेगा, कुछ तो गड़बड़ है इसके दिमाग में, कुछ कुछ तो ऐसा है कि अब 12 बजाएगा है। मतलब इसका माइंड थोड़ा सा गिल्टी है। क्या है? गिल्टी माइंड है। कौन सा माइंड है? गिल्टी माइंड है। तो मेंसरिया यही होता है। हाउ फार अ गिल्टी माइंड ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर लायबिलिटी ऑफ टॉट। आमतौर पे कोई काम, अच्छा और डिटेल में समझते थोड़ा, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप लोग ऐसे सोफे पे पलंग पे ही बैठते हो कि कभी जमीन पे भी बैठा जाता है आपके घर में? जमीन पे ही प्रेफरेबल रहता है इंडियन फैमिलीज में, बट स्टिल देयर आर सम एलिट पीपल हु आर लाइक, एक बैच में मैंने पूछ लिया था आप जमीन पे, सर व्हाट ऐसे करके किसी ने, जमीन पे वी डोंट प्रेफर ऐसे करके, और ये बोलने वाला एक पुरुष था। सबसे बड़ी बात ये, बोले सर जमीन तो गंदी होती है। अच्छा ठीक है, हवा में चल के आने वाले लोग। तो आप ऐसे, आपके पेरेंट्स बैठे हैं और आप ऐसे क्रॉस हो रहे हो, आपकी गलती से उनको पैर लग गया, तो क्या करते हो आप? रोक देते हो, सॉरी बोलते हो? जिसको लगा पैर वो क्या बोलता है रिप्लाई में? ओके ठीक है कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि उनको पता है कि इंटेंशनली आपका कोई छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन बैठा है, अब आपको कीड़े तो हैं, है ना? अब जानबूझ के थोड़ी सी लात मार के गए, वो पलट के और आप, ओ सॉरी गलती से लग गया, उस सॉरी का जवाब ओके नहीं आता है, वो ठोके, वो जो लात दे फिर आप गिर जाओगे, क्योंकि आपका इंटेंशन होता है। गुड मॉर्निंग तरुण भाई। हाँ कहां थे अपन? तो वो पीट देता है। क्या यहां तक क्लियर है? अब भाई जरा ये सोचो कि आप जा रहे हो और आपके पिताजी को गलती से लात लग गई, गलती से आपने सॉरी बोल दिया, पापा उठो एकदम, आप साले बाप को लात मारता, एकदम माथे ही आ गए वो, बोले यह दिन देखने के लिए पैदा किया, इधर तेरे आप पैर तोड़ू, माथे आ गए। और पापा मैंने तो सॉरी बोला था, बेल्ट क्यों उतार रहे हो, वैसी हालत में आ गए। तो क्या ये ठीक है? मतलब हेलो सर जी, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, कहां थे अपन कि पापा बेल्ट उतार चुके हैं, बेल्ट हवा में है, मम्मी बीच में आके रो, अरे जानबूझ के नहीं किया उसने, जानबूझ के क्या होता है, नीच आदमी जब बाप बैठा दिख रहा है तो बीच से क्यों निकलना है, उड़ के जाए, अरे कोई सेंस है इस बात की? तो गिल्टी माइंड देखा जाता है कि आपने कोई क्राइम किया, वो इंटेंशनली था कि नहीं था, इंटेंशनली था कि नहीं था। आप ऐसा करके ऐसा कर रहे हो, एकदम अंगड़ाई लेते हो जब जोर जोर से, किसी के मुंह पे लग गया, तो क्या वो आपको कूट सकता है? अरे इंटेंशनली है क्या, समझना चाहिए। और आप जानबूझ के देख रहे हो इधर ये खड़ा, अब ऐसे कर रहे हो तो हाउ फार अ माइंड इज गिल्टी वाइल कमिटिंग एन ऑफेंस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिमिनल लॉ में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गाड़ी चलाते हो आप, गड्डी,
अगर मान लो भगवान न करे ऐसा हो, किसी की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो और उसकी मौत हो जाए सामने वाले की, तुम तो खूनी हो गए, क्या आपको मर्डरर बोला जाएगा? अरे हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? इंटेंशन था ही नहीं ना कि खून कर दें। कौन इस नियत से निकलता है गाड़ी लेके घर से कि आइए आज तो तेरा भाई दो को निपटा के आएगा? हम सोचते हैं क्या ऐसा कभी? आकांक्षा, अल्ले, कौन चला था? अफीफा, आज तो दो गए, माफ करना भगवान। मन भाई, निपटाने की नियत से निकलते हो? मैं करता नहीं, हो जाता है। तो गुस्सा उस्सा है क्या भाई? ऐसा एकदम एग्रेशन में बैठा है, थका हुआ है, ज्यादा फोन चलाया रात को? अच्छा, क्यों नहीं आई नींद? कौन से ख्वाबों में थे तुम? पक्का देखना किसी दिन सपने में मैं नहीं आ जाऊं, आके बोलूंगा सो जा। क्या करा फिर मैंने? कूट वाट तो नहीं दिया? मैं सपने में भी आने लगा हूं आजकल, सलमान भाई से आगे निकल गया हूं भाई मैं। वो दिल में आता, समझ में नहीं, मैं सपने तक पहुंच गया हूं। रीच देख रहे हो? तो भाई, जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। ओ भाई, ये क्या केरिया? इसका मतलब है एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। लड़कियां खाना बनाती है? कौन बनाता है खाना? या कुछ भी कुकिंग कभी करी जीवन में? कभी नहीं। मैगी भी नहीं बनाई? चाय? किसी को घर में डायबिटीज है, गलती से अगर आपने चीनी वाली चाय, शक्कर वाली चाय उनको दे दी और दादाजी माथे आ गए, ये बेटी तो मेरे को मारना ही चाहती है, ऐसे कर सकते हैं? गलती से दे दी यार, मतलब कोई इंटेंशन थोड़ी है कि दादू की प्रॉपर्टी चाहिए अपने को। हो सकता है पर ऐसे ओपनली थोड़ी, है ना? तो एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड। हाँ, उनको डायबिटीज है, उनको जिंदगी से प्यार नहीं है। पर हाँ, ऐसा होता है, जिसको डायबिटीज होती है दे लव स्वीट थिंग्स, वैसा यूजुअली होता है। और पुराने लोग ज्यादा डरते नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी अरे कुछ नहीं होता, फिर ऐसे टेढ़े पड़ जाएंगे, बोला इंजेक्शन लगवा दे बेटा, चक्कर से आ रहा है, ऐसे बिल्कुल मानते नहीं है। इट डज नॉट मीन दैट फॉर द लॉ ऑफ थॉट the act must be done with an evil motive, but simply means that mind must conquer in the act. पर लॉ ऑफ टॉट में मित्रों ऐसा सिस्टम है कि ऐसा नहीं कि आप जो टॉट कर रहे हो वो इविल मोटिव से है। किस मोटिव से है? पर माइंड मस्ट कॉन्कर विद द एक्ट। मतलब आपका दिमाग और आप जो काम कर रहे हो वो साथ होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड लिमिट है रास्ते पे 60 की, आप चला रहे हैं 120 पे, और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट से देहांत हो गया। मतलब मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, पर तुमको पता तो था कि ऐसा हो सकता है। एक और एग्जांपल दूंगा, बहुत दिल पे लगेगा। तो अफीफा समझ चुकी है शायद कि दोस्तों, हमें पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो एक अटेम्प्ट और लग जाएगा, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ते। मेंसरिया की 3 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या होता है? इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। इस चैप्टर में नहीं है, आईपीसी जो अब चेंज हो गया है उसके अंदर आएगा। मैं ओवरव्यू बस दे रहा हूं कि थोड़ा डिटेल में पढ़े तो बढ़िया। कि भाई मेंसरिया में 3, एक तो इंटेंशन कि हमने जानबूझ के किया, हमारा दिमाग उस पर कॉन्कर कर रहा था। नेग्लिजेंस, गलती से मिस्टेक हो गई पर हमें पता था, हमारी ड्यूटी थी कि हमें ध्यान रखना है। किसी डॉक्टर की ड्यूटी है कि 3 घंटे बाद पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क रिमूव करे, वो भूल गया क्योंकि फोन पे लगा रहा था, रील बना रहा था डॉक्टर। फिर ऑक्सीजन मास्क की आंख बंद करने जाना पड़ा पेशेंट की उसको, अब तो जा चुका है वो, ठीक है। फिर रेकलेसनेस, रेकलेसनेस मतलब जानबूझ के रिस्क लेना। जैसे आप कार चलाते वक्त अगर फोन चला रहे हो, आपका इधर से मैसेज सेंड होगा, उधर से किसी की आत्मा, लफड़ेबाजी वाला काम है ना, रिस्क है।
पर लॉ ऑफ टॉट के हिसाब से सिर्फ इतना ही इनफ है कि आपने जो काम किया है, जो गलती आपने की है, उसका आपको ज्ञान था कि ऐसा हो सकता है। मतलब आपने जानबूझकर रेकलेसनेस की है, ठीक है, और नेग्लिजेंटली आपने काम किया और गड़बड़ हो गई। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे। टॉर्टियस लायबिलिटी, दो चीजें इसमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर आता है। एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक होती है, अरे दूसरी बोलना था, चलो, एक होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। क्या गजब बोले हो, एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बोलो हाँ, एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। भारत माता की तो रिपीट में भारत माता की जय कौन बोलेगा भाई? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। घिसी पिटी कहानी, क्योंकि केस लॉ वही है कि भैया ऐसे जब अपने को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, क्या हो, इंदौर में तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि जब अपने को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्टोर करते। एक ही समझदार औरत है, इसके दिमाग में टैंकर आया था ना, मोटर लो, शाबाश बेटा, मोटर में पानी आ रिया होता तो किल्लत काई को होती है? ये बोरिंग बातें कर रहे हो तुम। हम एक पानी की टंकी बनाएंगे, पर क्योंकि हम मॉडर्न बच्चे हैं, हम ऐसे थोड़ी देसी बात कर रहे हैं कि भैया होदी बना लो, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलेंगे वाटर रिजर्वॉयर। क्या बोलेंगे? थोड़ा ढंग से एक्सेंट के साथ, वाटर, वाटर नहीं, वाटर नहीं, वाटर, वाटर रिजर्वॉयर। क्या बनवाया गौरांश? ये बात, वाटर रिजर्वॉयर हमने बनवाया। पर भैया जब वी आर कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्वॉयर, नो नो नो, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग, मजदूर नहीं है हम, वी आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड अ वाटर रिजर्वॉयर। तो हमको रेप्यूटेड इंजीनियर्स को बुलाना चाहिए। रेप्यूटेड, मेरा एक घर रतलाम में है, वहां पर ऐसा एक वी हैव अ वाटर रिजर्वॉयर, यू नो। तो उस वाटर रिजर्वॉयर की एक खास बात है, आपने सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। उस टंकी में जितना पानी आप में दम हो डाल दो, कुछ नहीं रहता, पता नहीं कहां चला जाता है, पता भी नहीं कहां चला जाता। मतलब उस टंकी में लीकेज ऐसा है कि वो जमीन में ही पानी पूरा गायब हो जाता है। और जो व्यक्ति उस टंकी में उतरता है, कितने भी फ्लैट सरफेस तक पहुंच जाए, उस अंदर जाता ही जाता है। टंकी कुआं बन चुकी है। 8 फीट की टंकी थी, 12 की तो मैं ही देखाया, अब शायद 16 की हो गई होगी, क्योंकि एक ऐसा ही मिस्त्री भाई आए थे, उन्होंने काम किया था, उसका ठीक ही नहीं हो पा रहा। पर चलो, ये तो नीचे का पानी जमीन में जा रहा तो कोई कलेश नहीं है। पर अगर टेरेस पे भी यूजुअली लोगों की टंकी होती है, उसका पानी लीक होकर पड़ोसी के घर में चला जाए और उसका हो जाए नुकसान, तो वो फिर आपकी क्लास लगाएगा? फिर आप ऐसा बोल सकते हैं भैया हमारी क्या गलती हो, तो टंकी ही है बोल सकते हैं ऐसा? टंकी अगर ओवरफ्लो हो जाए, पड़ोसी के घर में चला जाए, तो गलती आपकी है? नो इफ नहीं है आपकी गलती। कहां से हो तुम, कहां रहती हो? नहीं नहीं, इन जनरल बच्चा, ऐसे नहीं, बुरा नहीं मानते। कहां से रहती हो? हरदा से। तो घर ऐसा फ्लैट है या क्या है तुम्हारा? डबल स्टोरी। ओ माय गॉश, 2 स्टोरी घर। बाजू में कोई घर है? चिपके हुए हैं। ज्यादा ठंडी है तुम्हारे उधर? वो भी डबल स्टोरी है बाजू वाले का? इधर ये जो तुम्हारा ऊपर कमरा है वो क्या है, मतलब बेडरूम है? अरे जो बाहर है बालकनी से कनेक्टेड है वो क्या है? हॉल है? सोफे वोफे रखे उसमें? गजब यार, यार मतलब बढ़िया क्वालिटी के होंगे। अच्छा, फिर भी कुछ ऐसा सामान तो होगा जो खराब हो तो दुख हो, है पक्का ऐसा? अब भाई ये बाजू वाले की टंकी है, अफीफा मोटर की बात आ रही है ध्यान, उसने मोटर चालू करी और पानी भरना है, ठीक है, उसने पानी भर दिया। अब इसका जो बच्चा है, जिसको बोला कि भैया मोटर बंद कर देना टाइम से, वो भी तुम्हारे जैसा ईयरफोन लगा के बैठा रहता, और भूल गया वो, क्योंकि वो भी लॉ ऑफ टॉट का लेक्चर देख रहा था।
ठीक है। तो भाई इधर से पानी ओवरफ्लो होते होते तुम्हारी बालकनी में आया, तुम्हारा सोफा भीग गया, पानी इतना आया इतना आया इतना आया कि बेडरूम तक चला गया, और जो सोफा होता है उस पे जो कुशन लगा होता है वहां तक पानी पहुंच गया। कुत्ता उत्ता पाल रखा तुमने, अज्यूम करो कि पाल रखा है, वो भौंक के हेल्प मांग रहा, डूबते डूबते बचा। चलो चार्जर छोड़ रखा है तुमने, करंट फैल गया, क्या तुम इसके माथे आओगे? करंट ना भी फैला तो माथे आ सकती हो, अगर हो जाता तो है, हो जाता, यस और नो, दिक्कत हो जाती, क्या तुम इसके माथे आ सकती हो? और वो बोले अरे भैया वो बच्चे की गलती थी, तो बच्चे को कूटे, गलती क्या होता है? अब यही पानी अगर बारिश का होता कि छत पे बारिश हो रही है, इसके पड़ोसी की छत से आ रहा पर बारिश का पानी है, तो तुम इसको क्यों पाते कुछ? वो आके तुमको तू बंद करा दे, बारिश करा दे, यही बोलेगा ना। ठीक है, तो ये भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी का फंडा क्या है? इसमें भी एक ऐसा ही केस हुआ था, रैलन वर्सेस फ्लेशर का। किसका? रैलन वर्सेस फ्लेशर। तो जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपको दिखे, आप कौन सा केस लो बोलेंगे? बहुत पुरानी बात है, 1860, where the facts were that the defendant who had a mill, डिफेंडेंट की मील थी एक बढ़िया, रईस आदमी, wanted to improve its water supply, पानी कम पड़ रहा, ऐसा नहीं बोला, wanted to improve its, so they constructed a reservoir by employing reputed engineers to do so. मिस्त्री नहीं बोला उन्होंने, reputed engineers, and they constructed water reservoir. क्या कंस्ट्रक्ट किया? ये कीवर्ड याद रखना अपने को, तभी अपन लैंग्वेज बना पाएंगे। When the reservoir was filled, water flowed down the plaintiff's coal mine causing damage. बाजू में प्लेंटिफ की कोल माइन थी, उसमें पानी बह गया, और कोल माइन में पानी बहता है तो क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एक मूवी देखना पड़ेगी, मिशन रानीगंज, अक्षय कुमार भाई, थैंक मी लेटर, उसकी मूवी है एक मिशन रानीगंज, उसमें यही बताया गया कि माइन में अगर पानी आ जाए तो क्या हो। जरा सोचो आप ऐसे एक माइन में हो, माइन ऐसी होती है मतलब ऊपर से जाने का रास्ता तो ऐसे होगा, पाइप है, आप यहाँ पर एकदम बढ़िया पत्थर वत्थर निकाल रहे हो, एकदम झिंगे लाला हो चल रहा है आपका, मजे मजे, इधर से पानी आ गया तो तुम तो पैक हो जाओगे ना, निपट जाओगे। ठीक है, और चलो इसमें मनुष्य नहीं है, कोयला सूखा अच्छा होता है कि गीला? कोयला किस काम में आता है? आग लगाने में, लग गई आग, जलने से पहले कोयला ही बुझा दिया, तो अब किस काम की वो माइन? पर ऐसे गीली मिट्टी में अगर खुदाई करेंगे तो बैंड नहीं बच जाएगी, तो बच गई ऐसे ही। अब बोल रहा है डिफेंडेंट वर इन नो वे नेग्लिजेंट हैविंग एम्प्लॉयड कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स टू डू द जॉब। बोल रहा अरे भैया हमने तो यार ऐसे इंजीनियर बोलवा के टंकी बनवाई, क्या हमारी क्या हमारी थोड़ी गलती है। बट स्टिल दे वर हेल्ड लायबल ऑन द बेसिस ऑफ रूल लेड डाउन इन दिस केस। कि ये फोकट छपरी बातें नहीं करना, आपने अच्छा वो बोला है, ये बोला है, वो बोला है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तो लायबल है क्योंकि आपकी जमीन से चीज गई है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि इफ द डिफेंडेंट ब्रिंग और एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड, ब्रिंग मतलब लेकर आए, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करे, एकत्रित करे, एनीथिंग ऑन हिज लैंड दैट इज लाइकली टू एस्केप एंड डू मिसचीफ, दैट इज लाइकली टू डू एस्केप एंड डू मिसचीफ। हेलो हेलो, आपके खाते में जमा हो गया। चलिए, इफ डिफेंडेंट ब्रिंग्स और एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड, अगर वो अपनी जमीन पे ऐसी कोई चीज लेकर आए, क्या ऐसी कोई चीज लेकर आए दैट ही हैज टू कंपन्स, जो एस्केप हो सके मतलब वहां से निकल सके, और निकलने के बाद मिसचीफ करे यानी कि किसी को समस्या प्रोवाइड कर सके, किसी को समस्या प्रोवाइड करे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है?
कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। देन ही हैज टू कंपनसेट फॉर डैमेज कॉस्ट irrespective of any carelessness on his part, irrespective of any carelessness on his part. This rule has been applied to water, gas, electricity, explosives. काय में अप्लाई होता है ये रूल? वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और एक्सेप्शन टू द रूल इन रेलिन वर्सेस फ्लेशर। पर कुछ एक्सेप्शंस भी है कि ये चीजें होगी तो आप लायबल नहीं होंगे। जैसे बारिश का पानी अगर टंकी का मोटर जो चालू किया है, बारिश का पानी नहीं, टंकी की जो मोटर चालू की है उसकी वजह से ओवरफ्लो होगा तो आप लायबल है। लेकिन बारिश हुई, उसका पानी आया तो फिर आप लायबल। तो ऐसे ही डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डैमेज ड्यू टू, जय श्री कृष्ण, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब जमीन का प्राकृतिक इस्तेमाल कर रहे हो। डॉक्टर हाथी को जानते हो? वो अगर चले और जमीन में गड्ढा हो जाए तो यार ये तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सही बात है, ठीक है। फिर है एक्ट ऑफ गॉड, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन, स्टॉर्म। यहां शहरों में तो ऐसा कम होता है, छोटी जगहों में जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में अगर आप रहे हो तो वहां ऐसा होता था। बचपन में देखा है बहुत हमने कि जब बारिश होती थी उसके पहले आंधी आती थी। प्रॉपर साउथ इंडियन मूवी का माहौल होता है एकदम, आज तो पानी जोर से गिरेगा वैसी हालत। और उस आंधी में लोगों के छत का सामान, जैसे जो टावर होता है सीढ़ियों के ऊपर, उस पे मोस्टली लोग शेड्स लगवाते हैं। तो वो शेड्स उड़ के दूसरे घर में चले जा रहे हैं। किसी का सर फूट रहा है, किसी का पेड़ टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब किसी और का टीन का शेड किसी तीसरे के घर पे उड़ के गिर जाए तो उसमें पहले की क्या गलती? फिर प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। ओन डिफॉल्ट मतलब जैसे आयुषी अपने घर में छत पे गई और पड़ोसी की जो टंकी थी उसमें खुद ही छेड़ कर रही, फोन चला रही है, इसके हाथ में पेचकस था, पेचकस नहीं, वो गार्डनिंग टूल नहीं होता है, वो था। तो टंकी को ऐसे धीरे धीरे हट गंदा ऐसे कर रही है, उस टंकी में छेद हो गया और छेद बड़ा हो गया। तो भाई उससे जो पानी आया, अब आयुषी को समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, और घर पे बताने से रही। तो इसने क्या करा, छत का गेट लगा के आ गई। अब इस भोली प्राणी को यह नहीं पता कि पानी छत के गेट से नहीं रुकेगा, और इसके पीछे पीछे पानी भी बोला दीदी रुको मैं भी आ रहा हूं। तो पड़ोसी लायबल। 3 पॉइंट हो गए, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड, तीसरा प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, चौथा है कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ मतलब प्लेंटिफ से पूछ के करा। तो आयुषी ने टंकी प्लेंटिफ से पूछ के फोड़ी। ये उदाहरण तो इसमें बैठने का ही नहीं बाबा। बोरिंग समझते हो? बोरिंग, वाटर बोरिंग, ट्यूबवेल जो होता है। जब ट्यूबवेल बनता है ना दोस्तों, तब अगर आप वहां पर नॉर्मल परिस्थिति में खड़े हो आधा घंटा भी, टॉम एंड जेरी देखा आपने? जब वो जेरी और टॉम बॉम्ब फोड़ते हैं तो टॉम का मुंह कैसा हो जाता है, एकदम काला, पटाखा फूटने के बाद। आप भी सेम हो जाओगे अगर आप ट्यूबवेल के वहां खड़े रहे, इतनी धूल उड़ती है। तो मान लो कोई नया घर है किसी का, वो ट्यूबवेल करवा रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी से ससम्मान पूछना पड़ेगा, भैया अपने यहाँ पानी की कमी पड़ती है तो अपन ट्यूबवेल करा रहे हैं, देखो आपको भी जरूरत लगेगी तो अपन ले लिया करेंगे एक दूसरे से, पड़ोसी पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ऐसे पूछा आपने। उसने बोला अरे भाई साहब कराओ यार, आप कराओ है। उसने हाँ बोल दिया, फिर धूल उड़ी उसके ऊपर, अरे भाई साहब बंद कराओ यार इसको, यार ये क्या गंदा कर रहा है, पूछा ना तेरे से, बात खत्म। तो प्लेंटिफ का कंसेंट। 4 पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। An act done under the authority of statute. Act of ठीक है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की तरफ से अगर कुछ हुआ तो वो भी इसमें क्या यहां तक क्लियर है? थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा ही व्यक्ति कर गया
और एनी एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कानून ने ऑथोराइज किया है, कोई व्यक्ति अपने घर का गटर का कचरा आपके घर के सामने कर दे तो गलत बात है, वही नगर निगम वाले सफाई करके कचरा वहीं छोड़ जाए तो ठीक है। तो कितने, अरे एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट हुआ ना। तो किसने बनाया था? नहीं 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 नहीं, थर्ड पार्टी मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी भी तो लगेगी, जमीन तो आपकी थी ना। ऐसा थर्ड पार्टी विच हैज नो रिलेशन विथ यू, तो ऐसा वो मीम्स देखे तुमने, सुपरमार्केट में लोग बाल्टी लेके घूमते हैं, दूसरे के सर पर डाल के खुद के भी डाल लेते हैं, तो कोई किसी को पीट नहीं पाता है। वो बोलता है, क्या बोलता है कि एक मिनट, हेलो, हाँ जी, 6 चीजें हैं एक्सेप्शन में। पहला क्या आकांक्षा? कैसा कैसे बोलती हो? एक्ट ऑफ नेचुरल, एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तीसरा प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। चौथा क्या? ठीक है। पांचवा याद हुआ? केस का नाम रैलन वर्सेस फ्लेशर। ऐसे ही याद करते हुए चलना है आपने को। अगर आपने याद करना छोड़ा तो आपकी बैंड बच जाएगी। क्लियर? अब अगला है रूल इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ, ठीक है, ये है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो फिर भी एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। एक भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना आपने? वो वेब सीरीज भी आ गई उस पर, रेलवे मैन करके। भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में इतना नुकसान हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड करके गैस थी, वो लीक हो गई थी। वो इतनी हजार्डस गैस थी कि उससे लोगों की सीधे मौत हुई। मौत तो ठीक है, जनरेशनल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, पूरी जनरेशन खराब हो रही, अभी भी डिसेबल्ड बर्थ हो रहे हैं उस वजह से। इतना बड़ा कांड था वो। गवर्नमेंट अभी भी कंपनसेट कर रही है उस लोगों को, हजारों करोड़ों का नुकसान। अब जस्ट इमेजिन कि वहां से जो गैस लीक हुई, अगर कंपनी का ओनर जो है वो इतना बोल देता कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी है 6,000 रुपये महीना, इसने वॉल खुला छोड़ दिया था, इसकी गलती, तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी बनाओ और फ्री हो जाओ। ना चिंता ना फिक्र ना डर। लैब में कोरोना वायरस बनाओ और लीक कर दो और बोलो एक्ट ऑफ, भले पूरी दुनिया के आधे लोग मर जाए, तुम थैनोस बन जाओ, पर बोलो क्या? एक्ट ऑफ। तो ऐसे तो यार सब बच जाएंगे, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, बड़े बड़े नुकसान। तो इसीलिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। 1987 में दिल्ली में भी एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें गैस लीक हुई थी। मोर स्ट्रिंजेंट मतलब मोर टफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देन द रूल इन रेलन वर्सेस फ्लेशर वाज लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1987 का जजमेंट था SC 1086। ये केस रिलेटेड था, दिस केस रिलेटेड टू द हार्म कॉज्ड बाय एस्केप ऑफ लोयम गैस। लोयम गैस करके गैस थी जो रिलीज हुई थी, लीक हुई थी कहां से? एक वन ऑफ द यूनिट ऑफ श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन द सिटी ऑफ दिल्ली। कोर्ट ने बोला कि रेलन वर्सेस फ्लेशर का केस जो है इट इवॉल्व्ड इन 19th सेंचुरी, डिड नॉट मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इसीलिए एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया जिसके तहत कोई भी ऐसा एस्केप अगर हो तो आप एब्सोल्युटली लायबल हो, आप कोई बहाना नहीं दे सकते। मतलब आपको मोर कॉशियस रहना पड़ेगा इस टाइप के केसेस में। बेसिक केसेस में तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होगा, पर इतने स्ट्रिंजेंट केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगर लगाए तो कोई भी बच के आसानी से निकल सकता है।
क्या यहां तक क्लियर है? हम फिर लौट के चलते हैं। ये गलती से मिस्टेक वाला पॉइंट कवर हुआ? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी खुद का है तो ये भी मेरी गलती, ये अभी कंसेप्ट आना बाकी है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? टॉट। टॉट के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है? रॉन्गफुल एक्ट में और क्या कवर होता है? ओमिशन भी, फिर लीगल डैमेज, फिर लीगल रेमेडी, और फिर लीगल रेमेडी के दो पार्ट है ना, एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल। नहीं, नॉन जुडिशियल नहीं है, क्या है? ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? मेंस रिया। मेंस रिया का क्या मतलब है? गिल्टी माइंड। और टॉट की लायबिलिटी एप्लीकेबल होने के लिए क्या बोला गया है? कि बस माइंड मस्ट कॉन्कर विद द एक्ट। फिर हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर केस लॉ का नाम क्या है? रैलन वर्सेस प्लेशर। कहानी क्या है? क्या कहानी? वाटर रिजर्वायर उसने बनवाया था प्लेंटिफ ने, और उसके वहां से पानी कहां चला गया? कोल माइन में। तो वो लायबल है, इवन दो ही एम्प्लॉयड। कैसे इंजीनियर्स एम्प्लॉय किए थे उसने? रेप्यूटेड इंजीनियर्स। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन कितने हैं? कौन से हैं? नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट, और एक्ट ऑफ क्लियर। फिर हमने पढ़ा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, किसमें? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। कौन से ईयर का केस है ये? 1987। ये AIR का मतलब होता ऑल इंडिया रिपोर्टेड। ऐसे एक सिस्टम बना रखा है जहां पर जजमेंट्स रिपोर्ट होते हैं। क्लियर है? इसमें कहां से गैस लीक हुई थी? किस यूनिट से? श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर। कौन सी गैस? लॉयम गैस। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी मजेदार चीज है। वाइकेरियस का मतलब क्या? वाइकेरियस लायबिलिटी का सिंपल फंडा है, यहां चलते हैं अपन। ये भी अच्छा, कुछ सवाल है आपसे पूछता हूं। इस बेचारे का मुंह देखो। अगर टप्पू कोई गलती करे तो लायबल कौन? अगर दया कोई गलती करे तो लायबल कौन? अगर बापूजी कोई गलती करे, अगर बागा कोई गलती करे, अगर नट्टू काका कोई गलती करे, अरे यहां तक कि बावरी भी कोई गलती करे तो लायबल। करे कोई भरे कोई, क्योंकि ये तो बोल के निकल जाती गलती से मिस्टेक हो गई पेठालाल जी। हाँ, यही करती ना। पर लायबल कौन? तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं कि जिसमें एक व्यक्ति गलत करता और लायबिलिटी दूसरे को लेनी पड़ती। जैसे तुम अगर किसी को बहुत पीटा है गली में, बचपन में तुमने गली के बच्चे को मारा, या किसी की साइकिल तोड़ दी तुमने, और वो अब आपके पापा को फोन कर रहा है कि उस साइकिल की तो अंकल बैंड बज गए। अरे साइकिल टूट गई, हैंडल भी खराब हो गया, तो पैसे आपके पापा बोलेगा इसने तोड़ी, इससे वसूल। पर आपका बच्चा, हाँ तो मैं क्या करूं? अपना ऐसा फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है बेटा, हुड़ ऐसे करेंगे पापा? क्या उनको भरपाई करनी पड़ेगी? अरे आप आपके पापा के साथ पापा से जिद करिए, पापा आइसक्रीम दिलाने ले जाओ, पापा आइसक्रीम लेने चलो, पापा आइसक्रीम लेने चलो। पापा दुकान पे गए, आपको लेके, आपने आइसक्रीम लिया, आप खाने लग गए। दुकानदार बोलता 50 रुपए, पापा बोलते दे, और आप पापा बोलते पापा बोला खाई किसने? मैंने। हाँ तो दे। अभी तो आपके पास चलो पैसे हैं जेब में, आपने CS में एडमिशन ले लिया, फीस भरने की बारी आई, पापा बोल रहा पढ़ कौन रहा है? अरे जिम्मेदारी लायबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है,
आमतौर पे ऐसा करते नहीं है, फॉरेन में होता है। 18 साल के बाद बच्चे एकदम अलग हो जाते हैं माँ बाप से, तू तेरा देख। यहां भी होना चाहिए ऐसा। बराक ओबामा को जानती हो? अफीफा, बराक ओबामा, इसीलिए ऐसा बोल रही है। ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके, 44 इयर्स की एज में प्रेसिडेंट बने थे वो, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आई सपोज। उनकी जो बेटी थी ना, प्रेसिडेंट की बेटी, वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। वेट्रेस में डिलीवरी, स्पेसिफिकली ऑर्डर दे दिया आपने, आपको लाके सर्व करना है और आपकी टेबल साफ करना है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से अलग रहने वाला कल्चर है वहां पे, कि अपना खुद देखो। मतलब यहां भी होना चाहिए, इट इज वे टू इजी टू से। फिर माँ बाप से मिलने में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वहां, खतरनाक सिस्टम है। चलिए आगे बढ़े। Vicarious liability. Normally, the tortfeasor is liable for his tort, but in some cases, a person may be held liable for the tort committed by. कुछ दूसरे ने tort commit किया तो उसके लिए ये भी liable हो सकता है। जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, मास्टर और a master is liable to third person for every wrongful act of his servant as is committed in the course of his service. सर्विस के दौरान घर जाके उसकी बीवी को मारा उसने, सर्वेंट ने, तो भी मास्टर लायबल। तो हाँ, मतलब आती हो जाएगी ना। A wrongful act need not to be done for master's benefit. wrongful act मास्टर के बेनिफिट के लिए नहीं हो तो भी मास्टर लायबल। The master is liable even though the servant acted against the express instruction for the benefit of his master, so long as servant acted in the course of employment. सर्वेंट तब भी लायबल होगा जब वो मास्टर की एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस के विरुद्ध काम कर रहा है, तो भी लायबल होगा। ठीक है, उसने कोर्स ऑफ सर्विस के दौरान काम किया तो लायबल कौन? मास्टर को ही लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? ठीक है। तो ये जो ड्राइवर था सलमान भाई का, किसी के ऊपर गाड़ी चला दी थी उसने, उसमें फिर सलमान खान को सजा क्यों नहीं हुई, ड्राइवर को क्यों हुई? मास्टर सर्वेंट का ही रिलेशन हुआ ना। क्या मालूम, ये तो क्या ही हो गया है। तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी थी तो मेरे को भरना पड़े थे पैसे। सलमान भाई तो बच निकले। सलमान खान ने तो क्या करे, लॉ तो लॉ हुए है। तो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उसके बाद में गाड़ी ठोक सकते हैं किसी को भी। मेरे पास भी ब्लू टिक है, ऑफिशियल वाला। ऐसे तो मेरा भी अलाउड होना चाहिए है। अरे तो मैं कौन सा इंटेंशनली कत्ल करूंगा किसी का भाई। आओ नीचे पार्किंग में मिलते हैं अपन, थोड़ी सी गाड़ी टर्न लेनी है बस, अनइंटेंशनली। कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा। या फिर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर इंडिपेंडेंटली रखा जाए तो वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि गाड़ी चलाना में मास्टर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। क्लियर है? चलिए आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो फिर तो मास्टर की हो, मास्टर ने बोल दिया मतलब बात खत्म। क्लियर है यहां तक? डन? चलो कल फिर मिलेंगे। जितना पढ़ाया कृपा करके पढ़ के आए इतना।